हाँ, तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम बात करते हैं, हमेशा दिमाग में ये रखना है कि एनक्लोज चार्ज ही लेना है। दूसरी बात, किसी भी शेप के लिए अप्लीकेबल होता है। तीसरी बात कि अगर मीडियम चेंज होगी तो आपका फ्लक्स भी चेंज होगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो अब आगे जाते हैं, इसके एप्लीकेशंस है। तो पहला एप्लीकेशन देख लेते हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखा था, एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, एक एरिया डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। अगर आपको गॉस लॉ का प्रूफ पूछा तो प्रूफ भी मैं करवा के देता हूँ पहले, बाद में दो एप्लीकेशन हम देख लेंगे। तो प्रूफ फॉर गॉस लॉ, प्रूफ फॉर गॉस लॉ। देखो, मैं एक स्फेरिकल शेप लेता हूं, सपोज दिस इज द स्फेरिकल शेप, एंड सपोज आई विल से इट एनक्लोज द चार्ज क्यू। कितना चार्ज एनक्लोज किया इसने? क्यू चार्ज एनक्लोज किया, पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब देखिए, मुझे इसमें से जाने वाली फ्लक्स निकालनी है। तो मैं कंसीडर करूंगा यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस, दैट इज सपोज डीएस। यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज, वो दैट इज नथिंग बट द डीएस। इसका यूनिट वेक्टर रहेगा डीएस, या फिर डीए पकड़ लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीए। इसका यूनिट वेक्टर एन रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? सरफेस को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सरफेस को कैसे होती है? नॉर्मल होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल रहेगी इस डायरेक्शन में, इस तरह से। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों वेक्टर कैसे दिख रहे हैं आपको? मतलब थीटा कितना होगा? सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू डीए एरिया इज डी फाई होगा। कितना होगा? ई डी ए कॉस थीटा, बराबर है? ई डी ए कॉस थीटा ही होगा, यस और नो? अगर ये ए डी ए कॉस थीटा हो जाता है, बट थीटा कितना बन रहा है आपका? जीरो। तो डी फाई कितना हो जाएगा आपका? ई डी ए, करेक्ट और नॉट? तो टोटल फ्लक्स निकालना है। सो टोटल फ्लक्स थ्रू, हम इसकी रेडियस आर पकड़ लेते हैं, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी सपोज आर, थ्रू स्फेरिकल बॉडी कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, बताओ? टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? टोटल फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, करेक्ट है? अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट चार्ज की वजह से। वो इक्वेशन आपको पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, करेक्ट है? एट दैट पॉइंट। अब यही वैल्यू यहाँ पे डालनी है। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज फाई, यही इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। 1/4π इप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, स्फेरिकल बॉडी की रेडियस वही रहेगी। अब बचा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब ये क्या है? डीए मतलब सरफेस एरिया है, मैंने सरफेस वर्ड यूज किया था हर बार। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? हम लिख सकते हैं वहां पे 4πr²। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। तो लिख लेंगे यहाँ पे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 4πr², बराबर है? अब यहाँ पे देखो, आर स्क्वायर गेट कैंसिल, 4π गेट कैंसिल, तो क्या मिला आपको? फाई इज इक्वल टू क्यू, हमने स्मॉल सिंबल लिया तो यहाँ पे कैपिटल क्यू कर, तो क्या है? क्या मिलेगा हमें? Q इप्सिलॉन जीरो बचा है, Q अपॉन इप्सिलॉन जीरो, एंड दिस इज नथिंग बट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। तो मुझे बताओ, यही हमारा स्टेटमेंट था।
यही हमारा स्टेटमेंट था। क्या था? टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ एंड दैट इज नथिंग बट द प्रूफ फॉर गॉस लॉ। क्लियर है? अब थोड़ा सा अलग तरीके के प्रॉब्लम भी देख लेते हैं आपके इसके हिसाब से। देखो, अगर आपको कुछ दिया है कि सिलेंड्रिकल बॉडी दी है, कौन सी बॉडी दी है? सिलेंड्रिकल बॉडी दी है। तो सिलेंड्रिकल बॉडी के टाइम पे आप क्या क्या करोगे बताओ? तो सिलेंड्रिकल बॉडी के दो फ्लैट सरफेस रहेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी है। अब मुझे पेन पेपर है आपके पास तो करके बताइए। क्वेश्चन ये है, फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल बॉडी। क्या बोला है मैंने? फाइंड द फ्लक्स थ्रू द cylindrical body, find the flux through the cylindrical body, flux through the cylindrical body if electric field is parallel to the axis of cylinder, if electric field is parallel to the axis of cylinder, if electric field is parallel to the axis of cylinder, if electric field is parallel to the axis of cylinder। बताओ कितना आएगा अभी आंसर? हाँ, कितने निकाला आंसर है? किसने निकाला आंसर है? फैमिली जीरो आएगा। सपोज मैंने ये बॉडी कंसीडर की है सिलेंड्रिकल बॉडी, इस तरह से होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सिलेंडर है और ये हमारा एक्सिस है। अब इसमें कितने सरफेस बनेंगे बता? 3 सरफेस बनेंगे, दो साइड के दो कर्व सरफेस और एक, दो साइड के दो सर्कुलर वाले और एक कर्व सरफेस बनेगा पूरा टोटल। करेक्ट और नॉट? अब मुझे बताओ, इसके हिसाब से अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगी, इसका यूनिट एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इसका यूनिट एरिया वेक्टर इधर जाएगा और इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा। बराबर है कि नहीं है? क्लियर है? अब मुझे बताओ, इसके साथ एंगल कितना बना रहा है? 0। अब एंगल कहां पे बना रहा है श्री? 90 कहां पे बना रहा है? कर्व सरफेस पे, मतलब कर्व सरफेस से फ्लक्स पास ही नहीं होगी, सिंपल सी बात है। फ्लक्स कहां से पास होगी श्री? दोनों साइड से पास होगी, मतलब इस साइड से और इस साइड से। तो यहाँ पे थीटा बनता है 180, 180 और यहाँ पे थीटा बनता है आपका 0 और यहाँ पे थीटा बनता है आपका 90। करेक्ट और नॉट? तो टोटल फ्लक्स कितनी रहेगी? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो हम इसमें से पकड़ लेते हैं φ1, इसमें से जाने वाली φ2 पकड़ लेते हैं और इसमें से जाने वाली φ3 फ्लक्स पकड़ लेते हैं और φ स्केलर है तो तीनों का स्केलर एडिशन क्या रहेगा? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इस तरह से रहेगा। लेकिन φ3 कितना आ रहा है आपका? देखो cos 90 कितना आएगा? क्योंकि आपका इक्वेशन तो ईडीए cos थीटा रहेगा। करेक्ट और नॉट? तो ईडीए cos थीटा रहेगा तो φ3 आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा 90 है। तो बचा क्या सिर्फ आपका? φ1 प्लस φ2। तो φ1 निकाल लेते पहले। φ1 इज इक्वल टू क्या होगा? ई डी ए कॉस 180। करेक्ट और नॉट? अब बताओ इसका आंसर कितना रहेगा? अरे बोलो, cos 90 कितना, cos 180 कितना होता है? कितना? अरे बोलो। -1। तो ये माइनस ईडी आएगा, ये φ1 हो गया। φ2 देखिए, φ2 कितना आएगा? बोलो। 1 आएगा।
तो ई डी ए हो जाएगा इसका। Yes. अब φ1 प्लस φ2 कितना आएगा? एरिया दोनों का सेम है, देखो इधर भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल रेडियस सेम है, इधर भी क्योंकि सिलेंडर है, तो कितना आएगा सम? 0। इसका मतलब क्या होगा, अगर अलोंग द पैरेलल एक्सिस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टोटल फ्लक्स कितनी होगी उसमें से पास होने वाली? 0। क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं और देख लेते हैं क्या होता है। अब हमें क्या करना है कि टोटल चार्ज निकालने किसी शेप के अंदर, तो देख लेते हैं कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ। देखिए वन डायमेंशनल लेते हैं, एग्जांपल है सपोज सपोज दिस इज अ क्यूब, एक क्यूब है सपोज मान लेते हैं। ठीक है, और इसको एक्स वाई जेड एक्सिस कर दिया हमने इस तरह से। एक्स वाई जेड एक्सिस कर देते हैं हमने, या फिर एक्स वाई प्लेन में रखा 2 डायमेंशनल में, और यहाँ पे मैंने क्यूब कर दिया। ठीक है, जिसकी साइड कितनी है, यल है। क्यूब की साइड कितनी है, यल है। और ये क्यूब का एज जो है ये भी यल डिस्टेंस पे है यहाँ पे। क्लियर है? Yes, sir. हाँ। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एक्सप्लेन की है, अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैसे है? अल्फा एक्स स्क्वायर, ये एक्स डायरेक्शन है आपकी, और ये आपकी कितनी है, वाई डायरेक्शन। ठीक है, अल्फा एक्स स्क्वायर अगर आपको डिफाइन किए तो आपको पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, या फिर आपको इसको ई आई बोल सकते हो। ई आई मतलब हो जाएगा अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। लेकिन उसका फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ है, अल्फा कोई कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू भी ले लेते हैं, अल्फा एक्स स्क्वायर, तो अल्फा हम पकड़ लेते हैं कि 40 होगा, सपोज मान लेते हैं 40। तो आपको ये बताना है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसके हिसाब से एनी कांस्टेंट। तो अगर ये अल्फा की वैल्यू 40 है तो आपको क्या निकालना है, हाउ मच चार्ज एनक्लोज बाय दैट पर्टिकुलर क्यूब। क्यूब कितना चार्ज एनक्लोज करेगा वो आपको निकालना है। जब तक फ्लक्स नहीं निकालोगे तब तक आपको क्या नहीं मिलेगा, चार्ज नहीं मिलेगा। गॉस लॉ क्या बताता है आपको, बताओ, आपको गॉस लॉ क्या बताता है? हाँ, आंसर नहीं आ रहा आपकी तरफ से? गॉस लॉ क्या बताता है आपको? अरे बोलो, चार्ज कैसे निकालना है अगर फ्लक्स निकाली होगी तो। अब मुझे बताओ, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन ही होगी ना, हाँ या ना बोलो पहले। इस तरफ होगी, Yes, sir. लेकिन ये क्यूब है तो क्यूब को कितने डायरेक्शन होती है, 3 डायरेक्शन होती है, ये सब नो। Yes, sir. हाँ, अगर 3 डायरेक्शन है उसको, तो मुझे सिर्फ सिंपली इतना बता दो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओनली एक्स डायरेक्शन में है, तो मुझे बताओ फ्लक्स पासिंग थ्रू वाई एंड जेड डायरेक्शन कितनी होगी, वाई एंड जेड डायरेक्शन कितनी होगी? 0 हो जाएगी, करेक्ट है? हाँ, अगर वो 0 होगी तो ओनली किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगी आपकी, कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, बराबर है। अब हमें देखना है क्या क्या होता है, चलो थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे
इसका यूनिट वेक्टर नॉर्मल इधर रहेगा, इसका यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इधर रहेगा, इस डायरेक्शन में और ऊपर वाली डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। तो ये होगा यूनिट वेक्टर, मतलब किसका है, एरिया का। ये भी किसका है, एरिया का है। अब मुझे बता दो, पहला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस कितने डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे। तो पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, इसको नाम देते हैं 1, इसको देते हैं 2। E1 कितना रहेगा, अल्फा इंटू एल स्क्वायर, yes sir, अल्फा इंटू ए स्क्वायर रहेगा। अब दूसरे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, बिकॉज ये मैं यल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये डिस्टेंस यल एक्स एक्सिस से देखो यल, और इलेक्ट्रिक फील्ड है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स के हिसाब से वैरी हो रही है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स रिप्लेस बाय यल होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बताओ, इस प्लेन के लिए कितना डिस्टेंस आता है प्लेन का, कितना आता है, 4 अल्फा यल स्क्वायर, वेरी गुड। सो यहाँ पे E2 जो आएगा आपका रहेगा अल्फा इंटू 2 एल स्क्वायर। 2 एल स्क्वायर क्यों बोला है मैंने, बिकॉज ये एल है और ये एल है, ये 2 एल स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा 4 एल स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा आपका E2। अब हमें करना क्या है, अब हमें फ्लक्स देखना है। पहले सरफेस के लिए फ्लक्स φ1 पकड़ ले, टोटल फ्लक्स क्या होगा आपका φ1 प्लस φ2, तो φ1 पहले निकाल लेते हैं। φ1 हमें निकलेगा ई ds cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा तो 180 बन रहा है, तो ई एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 180, डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो ये 1 है तो E1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, देखो कोई प्रॉब्लम, हाँ। अब ये क्या मिला आपको, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, इसका आंसर लिखो अभी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा φ1, E1 की वैल्यू निकाली हमने, कितनी निकाली है, अल्फा एल स्क्वायर, अल्फा एल स्क्वायर, दूसरा अल्फा एल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है आपका एरिया, कितना है आपका एल स्क्वायर है, और यहाँ पे cos 90 cos 180 हो जाएगा -1। क्लियर है, yes sir, क्लियर है। अब देखो, अब आगे थोड़ा सा देखो, इसको माइनस लिख लेते हैं, तो φ1 हो जाएगा आपका माइनस अल्फा, 4 कहां से लाया मैंने, 2 है ना यहाँ पे, तो अब एल रेस्ट टू द पावर 4 बन जाएगा, बराबर है क्या, देख लो। E1 की वैल्यू लिखी हमने अल्फा एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा एल रेस्ट टू पावर 4, cos 180 की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, तो माइनस अल्फा एल रेस्ट टू पावर 4 हो जाएगा। φ2 कितना होगा बताओ, अगेन E2 कितना ही है 4 एल स्क्वायर, तो एरिया कितना है इसका बताओ, φ2 के लिए एरिया सेकंड का भी उतना ही है, प्लेन का एरिया देखो एल इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, और कॉस कितना आएगा आपका, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, थीटा कितना बनेगा वहां पे, हाँ 0 बनेगा, तो cos 0 आ जाएगा। अब देखो E2 की वैल्यू कितनी है आपकी, अल्फा 4 एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, cos 0 इज 1, तो φ2 मिलेगा हमें यहाँ, तो 4 अल्फा एल रेस्ट टू पावर 4 हो गया φ2। अब टोटल फ्लक्स कितनी निकलेगी, फाई इज इक्वल टू 4 अल्फा एल रेस्ट टू पावर 4 माइनस अल्फा एल रेस्ट टू पावर 4, बराबर है कि नहीं है, देखो करेक्ट और नॉट, क्योंकि माइनस लेंगे ना yes वहां पे, sir, प्लस लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा, 3 अल्फा एल रेस्ट टू पावर 4, टोटल फ्लक्स 3 अल्फा एल रेस्ट टू पावर 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, अल्फा की वैल्यू कितनी है 40, अगर यल की वैल्यू दी है हम ले लेते हैं यहाँ पे साइड ऑफ द क्यूब हम पकड़ लेते हैं, यल इज इक्वल टू सपोज 2 सेंटीमीटर, तो यल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर रखेंगे तो यल रेस्ट टू पावर 4 लिख लेते हैं, तो 2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -2 रेस्ट टू द पावर 4 रख लेते हैं, ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं। अब कितना हो जाएगा बताओ, 120 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -4, सॉरी रेस्ट टू पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 8, और 2 का रेस्ट टू पावर 4 कितना होता है, 2 टू जार 4, 4 टू 16, जार 8, 8 टू जार 16, बराबर है 16 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करो, yes sir, 10 रेस्ट टू पावर -8, और इसका करो कितना आता है 16 इंटू 120,
1920 बराबर है। yes sir, ये क्या मिला आपको? फ्लक्स मिला। फ्लक्स क्या होता है? न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर, ये मिला आपको। अब आपको निकालना क्या है? क्वेश्चन क्या था? फाइंड क्यू एनक्लोज। मतलब आपको क्या निकालना था? इस क्यूब के अंदर कितने चार्ज होंगे। तो क्या होता है? गॉस लॉ क्या बताता है आपको? टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो क्यू एनक्लोज होगा, तो हम क्या लिखेंगे? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो इसी हिसाब से क्यू कितना हो जाएगा आपका? फाई इंटू एप्सिलॉन जीरो। फाई की वैल्यू आपने निकाल ली है, एप्सिलॉन जीरो आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, वहां पे डालनी है, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। क्लियर है? yes sir, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायमेंशन में दी होती, एक्स और वाई में दी होती, तो आपको 4 आती। बात समझ में आ रही है? वाई डायरेक्शन में भी आपको लेना पड़ता। ये तो एक्स डायरेक्शन दी थी हमने, इसलिए एक्स डायरेक्शन में ली है, लेकिन अगर वाई डायरेक्शन दी होती तो आपको वाई डायरेक्शन में भी लेना पड़ेगा। तो वहां पे अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन टोटल फ्लक्स एंड अलॉन्ग वाई डायरेक्शन टोटल फ्लक्स, और दोनों का एडिशन मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब हो जाता। क्लियर है? यस और नो? yes sir, अब कोई तरह प्रॉब्लम देखते हैं। चलो अब देख लेते हैं, कोई सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए देख लेते हैं। तो आपके बुक का एक एग्जांपल है, वही ले लेता हूँ फ्लक्स के लिए। सपोज मैंने कंसीडर किया है कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, एग्जांपल है, ठीक है। सपोज दिस इज द सिलेंड्रिकल बॉडी, इसके अंदर कोई चार्ज है, दिस इज नथिंग बट द एक्सिस। तो आपको ये चार्ज कितना होगा वो निकालना है। इसकी रेडियस दी है सिलेंड्रिकल बॉडी की 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे थोड़ा सा, आपके पास बुक है क्या अभी? तो क्वेश्चन नंबर 1.12 देख लीजिए आप। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1.12? हाँ, उसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है आपको अलोंग एक्सिस ग्रेटर देन 0 एंड एक्सिस लेस देन 0 के लिए। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, ये होगा x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10, डायग्राम में निकाल रहा हूं मैं, x सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और x हो जाएगा x इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो उसने क्या बताया है, देखिए उसने क्या बताया कि x ग्रेटर देन 0 रीजन के लिए, फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 200 I। ऑब्वियसली 200 I होगी, पॉजिटिव है तो। और x लेस देन 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है -200 I, बराबर है, ये कंडीशन दी है। तो उसने क्या बोला है, अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी और उसकी रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस आपको निकालना है। क्या निकालना है? टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? अब जो हमने किया था लास्ट वाले सिलेंडर में, सेम एप्लीकेशन करना है यहाँ पे। अब मुझे बताओ, -2I x लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब ये साइड होगी -10 की तरफ, तो इधर माइनस साइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। हमने जो इससे पहले वाला सिलेंडर का एग्जांपल लिया था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली वन डायरेक्शन में थी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि आधे साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है?
राइट हैंड साइड की तरफ, और x लेस देन 0 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है। तो दोनों एंगल कितना बना रहा है, 0 बना रहा है। यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर भी इधर रहेगा, इसका एरिया वेक्टर भी इधर रहेगा, यहाँ पर भी 0 बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी थीटा कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, और सरफेस के लिए कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो सरफेस, कर्व सरफेस पे तो टोटल फ्लक्स तो 0 ही आएगी हमारी, बराबर है कि नहीं है। yes, तो बचा क्या है आपका, दो साइड, दो साइड तो ले लेते हैं। देखो पहली इसके लिए फाइव इज इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 बनेगा। अब मुझे बताओ 5 1 की वैल्यू क्या निकलेगी, ईडीएस। तो एरिया कितना है इसका, सर्कुलर एरिया है, जैसा नो एरिया कैसे है yes, उसका, sir. सर्कुलर है, सर्कुलर एरिया का जो इक्वेशन लगी है वो वहां पे लगाना पड़ेगा हमें। तो डीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे बोलो डीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इक्वेशन, आएगी ना पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है ना वो। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया है आपको, रेडियस 5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होगा इंटू कॉस ऑफ 0। ये कैसे किया, समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। देखो एरिया कौन सा सर्कल रीजन से जा रहा है ना, पास आउट हो रहा है वो, कैसा और नो। Yes, sir. अब दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। Yes, सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन का सरफेस एरिया कितना होगा, देखो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा फाइव वन के लिए, देखो यहां से फाइव वन क्या लिखूंगा मैं, ई डी ए कॉस थीटा, ये रहेगा ना हमारा प्लस का इक्वेशन। इसको मैं 1 पकड़ लेता हूं, इसको 2 पकड़ लेता हूं, क्लियर है। हाँ, तो एरिया कितना रहेगा इसका, इस सरफेस का एरिया कितना रहेगा, सर्कल रहेगा ना वो,